स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए सीरीज हम लोग जेआईबी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम हमारे चैनल ने लॉन्च किया है दोस्तों फ्री डेली एमसीक्यू प्रोग्राम ऑन यूट्यूब। डेली आपको आधे घंटे में 40 एमसीक्यूज़ कवर किया जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके पीपीबी से, एएफएम से और आरबीडब्ल्यूएम से और आईएफएस से, यानी चारों सब्जेक्ट से एमसीक्यूज़ को कलेक्ट किया गया है आपके लिए। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, हम लोग हर एक यूनिट को कवर करेंगे और आपकी फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन हो पाएगी इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। तो आप देखिए दोस्तों, बेस्ट तरीका होगा इस सेशन को अटेंड करने का कि आप जो है पाउच कीजिए क्वेश्चन को, अपना आंसर देखिए और फिर मेरे आंसर को सुनिए या मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पीपीबी से। आज आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 1 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक कहा जा रहा है दोस्तों कि एक ओवरसाइट के माध्यम से बैंक ने 2 लाख रुपया जो है मिस्टर राम प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और दोस्तों ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जब मिस्टेक को डिटेक्ट किया गया तो कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी थी। तो इस केस में बैंक और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो यही चूँकि बैंक और कस्टमर के बीच रिलेशनशिप पूछा जाएगा, बेली बेलर, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर या बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी। बताइए दोस्तों, इस केस में आपका जो बैंक और कंपनी है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? सो फ्रेंड्स बताइए, ये पार्टिकुलर जो केस है यहाँ पे बैंक ने 2 लाख का क्रेडिट कर दिया मिस्टर लाल के प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में। तो ये मिस्टेक डिटेक्ट हुआ और फिर कंपनी जो है लिक्विडेशन में चला गया। तो क्या रिलेशनशिप है बैंक और कंपनी का? तो फ्रेंड्स इस केस में जो रिलेशनशिप है बैंक और कंपनी का वो डेटर और क्रेडिटर का है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक कस्टमर ने 3000 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में ताकि रेमिटेंस कर सके टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के तरीके से, जेट के अकाउंट में क्रेडिट करे दूसरे स्टेशन पे। तो क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? प्रिंसिपल एजेंट का, डेटर क्रेडिटर का, बेनिफिशियरी ट्रस्टी का या बैंक और कस्टमर का? तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है बेनिफिशियरी और ट्रस्टी का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक लोन पॉलिसी को रेज किया जाएगा इन केस ऑफ नीड। अब पर्सन क्या करता है कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन करता है बैंक के फेवर में। तो कैसा रिलेशनशिप होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेजर एंड प्लेजी, बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, लेंडर एंड बोरोवर, असाइनर एंड असाइनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, असाइनर एंड असाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक और कस्टमर इज नॉट करेक्टली स्टेटेड। जैसे शेयर दिया गया सेल के लिए एजेंट प्रिंसिपल, गारनेसी ऑर्डर में डेटर एंड क्रेडिटर, पेई ऑफ ड्राफ्ट में ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक में एजेंट एंड प्रिंसिपल, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में एजेंट प्रिंसिपल। बताइए कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। आर्टिकल जो मिस्टेक से लेफ्ट कर गया उसमें एजेंट और प्रिंसिपल गलत है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है कस्टमर अकाउंट के अफेयर को डिस्क्लोज नहीं करती है और सिक्रेसी मेंटेन करती है। इनमें से कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 27, आरबीआई एक्ट 17, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 सेक्शन 13 और बैंकिंग सिक्रेसी एक्ट सेक्शन 43 और कंपनीज एक्ट 1958। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 13। तो दोस्तों बैंक एज पर केवाईसी बैंक क्या किसी अकाउंट डिपॉजिट कस्टमर के अकाउंट को क्लोज कर सकती है जब बैंक जो है बैंक जो है केवाईसी मेजर नहीं ले पा रही है? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऐसा केस में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके ब्रांच को अप्रोच किया गया लोकल बैंक ब्रांच से ताकि जो है आप अपने एक कस्टमर के अफेयर को डिस्क्लोज करें। ऑप्शन ए कह रहा है इंटर बैंक डिस्क्लोजर किसी कस्टमर के बारे में वो पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन होता है जो कि एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। इंटर बैंक डिस्क्लोजर किसी कस्टमर के बारे में जनरल होता है तो उसको इन डिस्क्रिप्शन प्रेफरेबली एज पर IBA सजेशन। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि इंटर बैंक डिस्क्लोजर कस्टमर के बारे में स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है एंड इट शुड बी एज पर द फॉर्मेट अप्रूव बाय RBI एंड एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कि इंटर बैंक डिस्क्लोजर किसी कस्टमर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन होगा और IBA का सजेस्टेड फॉर्मेट होगा। बैंक अफेयर किसी कस्टमर के अकाउंट के अफेयर को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्या सर्कमस्टांस है जिसमें ये ऑब्लिगेशन है कि अफेयर को डिस्क्लोज करेगी? लॉ के कंपल्सन में, बैंकिंग प्रैक्टिसेस में, इंटरेस्ट ऑफ द बैंक में, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर दोस्तों इन सभी केस में। बताया जा रहा है कि सेक्शन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जहाँ पे बैंक जो है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी कस्टमर के बारे में? तो याद रखिएगा ये सेक्शन नंबर 4 है। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इस पार्टिकुलर MCQ सेशन में आप देख सकते हैं लगभग 50 MCQs अवेलेबल है इस पार्टिकुलर पीबी के यूनिट 1 में, जिसको आप अवेल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। चलिए दोस्तों आप डिस्कस करते हैं हम लोग IAS के यूनिट 1 के MCQ पोर्शन को, जो कि बेस्ड है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज मैक्सिमम टू इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर द एंगस मेडिसन डेटाबेस इंडिया शेयर टू ग्लोबल GDP वाज डैश इन 1600 AD।
बताइए इंडिया का शेयर कितना था ग्लोबल जीडीपी में 680 में? 5%, 10%, 23% या 30%? तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोअर पर कैपिटा इनकम के पीछे क्या कारण है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी या इन ये सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सभी, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इलिटरेसी हो, सभी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम किसके किसके रेंज में रहता है तो वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी कहलाती है। तो ऑप्शन है $100 है, $990, $996 एंड $3895, $3895 एंड $4200 और डी का नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों $996 एंड $3895, तो वो लोअर मिडिल इनकम को इकोनॉमी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी शेयर है वो 1680 में कितना परसेंट था, लेकिन जब ब्रिटिश 1947 में भारत गए तो वो कितना परसेंट हो गया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 23% था 1680 में, और जब भारत छोड़ के गए ब्रिटिश तो उस वक्त हो गया मात्र कितना, 3%। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्यों? ताकि ऑप्शन ए कर रहा है इंडस्ट्रियलाइज कर सके इंडिया को, दूसरा कर रहा है ऑप्शन बी कि इंडियन इकोनॉमिक सीजन को इंप्रूव कर सकें, तीसरा कर रहा है कि इंडियन रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट कर सकें, और चौथा कर रहा है दोस्तों कि नन ऑफ द अबव। तो आंसर है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश ने इसलिए क्रिएट किया ताकि इंडियन के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट कर सके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का क्या कैरेक्टरिस्टिक था? पहला, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, दूसरा प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, तीसरा स्टैग्नेशन हमारा इकोनॉमी में आया, चौथा बोथ ए और बी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आया। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक था कि हमारी इकोनॉमी में क्या आया दोस्तों, स्टैग्नेशन आया, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? पहला, एग्रीकल्चर शेयर इंक्रीज, दूसरा शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज, तीसरा शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस डिक्रीज, चौथा एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ANC, फिर दूसरा है दोस्तों BND, तीसरा है AND और चौथा है BNC। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है BND, यानी इंडस्ट्री का और सर्विस का शेयर बढ़ा और एग्रीकल्चर का शेयर घटा। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है होम चार्जेस को? पहला ऑप्शन है चार्जेस जिससे कलेक्ट किया जाता है रेंट इंडियन से ड्यूरिंग कॉलोनियल एरिया, दूसरा कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिशियली ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल टू द यूनाइटेड किंगडम, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ मनी टू द यूनाइटेड किंगडम, और डी का नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि ये जो होम चार्जेस का मतलब ये हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्रांसफर होता था मनी का यूनाइटेड किंगडम में ये होता था। दोस्तों इसी प्रकार से देख सकते हैं कि और भी कुछ MCQs हैं, लगभग 50 MCQ मैंने बना रखे हैं इस पार्टिकुलर यूनिट में। तो यदि आपको इसका PDF की रिक्वायरमेंट हो तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको मैं पेड PDF प्रोवाइड करूँगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने AFM के यूनिट 1 के MCQ को डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग IND-AS। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन फॉर्मुलेट करता है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI, ऑप्शन सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI पब्लिश करती है, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था अप्रैल 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई फर्म या कंपनी जो है मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो उस कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें फ्रेश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे। उन्हें क्वालिफाई करते हैं कि अपने ऑडिट रिपोर्ट को वो और ऑडिटिंग को अंडरटेक नहीं कर सकते एज एन असाइनमेंट, एंड हैव टू सीक हेल्प ऑफ मिशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका उन्हें दे हैव टू क्वालिफाई एज देयर ऑडिट रिपोर्ट। तो जब भी कोई फर्म या कंपनी जो है मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है तो जो ऑडिटर होते हैं उस फर्म के या कंपनी के, उसे क्वालिफाई करना पड़ता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, नहीं तो वो गिल्टी माने जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कौन सा इन्फॉर्मेशन? तो ऑप्शन ए कर रहा है डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रीजन फॉर सच डेविएशन, फिर द फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन, ऑल द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि ऐसे केस में उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये सभी, क्यों डेविएशन हुआ, क्या रीजन था डेविएशन का, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट होगा इसका, सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से? मैंने आपको ट्रिक भी समझाया था कैसे याद किया जाता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, AS2, AS5, AS9, AS11। बताइए क्या सही आंसर है? याद रखिएगा AS2 जो है वो रिलेटेड है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS6 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दोस्तों याद रखिएगा इसमें AS6 जो है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि AS6 होता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और फिक्स एसेट की अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं होता है। फिर बताया जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है? AS7 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS20 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, AS26 इंटेलिजिबल एसेट, AS29 प्रोविजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज AS20। AS20 जो होता है वो अर्निंग पर शेयर से रेफर होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो AS21 में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? AS1, AS3, AS6 और AS9। तो दोस्तों AS1 जो है, जो कि डिस्क्लोजर होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का, इसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत जल्द से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ अकाउंटिंग डेटा के बाद, तो इसे डील किया जाता है किस AS में, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? AS2 में, AS4 में, AS7 में, AS9 में? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी AS4 में इसे डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकाउंटिंग रूल को यूज़ किया जाता है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इसे हम लोग कहते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या इसे हम लोग कहते हैं जनरली फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या कोई भी। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड, GAP कहा जाता है, यानी दोस्तों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP। ठीक है, तो GAAP अकाउंटिंग रूल होता है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो देखिए इसी प्रकार का दोस्तों और भी MCQs है इस पर्टिकुलर रिलेशन का बना हुआ, लगभग 50 MCQ हर एक यूनिट का अवेलेबल है, जिससे आप सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के MCQs की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे MCQ PDF का हेल्प ले सकते हैं। सभी यूनिट का आपको लगभग 50 से 100 MCQ मिलेगा, जिसमें सारा चीज़ कवर किया जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट 1 के MCQs को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो लेसन को। देखिए इसमें बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि रिटेल बैंकिंग का क्या एडवांटेज है। पहला, रिस्क इज लेस एज क्लाइंट बेस इज लार्ज। दूसरा, इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। तीसरा, स्टेबल मोड विथ लेस वोलेटिलिटी। चौथा, ऑल द अबव। बताइए क्या एडवांटेज है रिटेल बैंकिंग का। तो दोस्तों ये सभी एडवांटेज है। रिस्क कम है क्योंकि क्लाइंट बेस लार्ज है, इनकम जो है रिलेटिवली ज़्यादा है क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा है, स्टेबल मोड है लेस वोलेटिलिटी के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। कौन सा एडवांटेज नहीं है रिटेल बैंकिंग का? हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, हाई कस्टमर लॉयल्टी, लेस वोलेटिलिटी इन बिजनेस और हाई डिफॉल्ट रेट। बताइए कौन सा एडवांटेज नहीं है रिटेल बैंकिंग का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हाई डिफॉल्ट रेट। डिफॉल्ट रेट हायर नहीं होता है रिटेल बैंकिंग में। क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल अच्छा होता है, कस्टमर लॉयल्टी भी हाई होता है, वोलेटिलिटी कम होता है बिजनेस में, लेकिन डिफॉल्ट रेट हाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टर्म लोन द प्रोजेक्ट को दे रहे हैं वो रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? ब्रांच बैंकिंग पे, ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग पे, डिजिटल बैंकिंग पे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कोविड-19 के बाद दोस्तों रिटेल बैंकिंग का जो फ्यूचर है वो डिजिटल बैंकिंग पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउसिंग लोन का जो प्रोपोर्शन होता है रिटेल लोन सेगमेंट में वो कितना परसेंट से ज़्यादा होता है? 50% से, 60% से, 75% से, या 45% से? तो जो हाउसिंग लोन का प्रोपोर्शन है रिटेल लोन सेगमेंट में दोस्तों वो 50% से ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकिंग सर्विस जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ऑफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। तो जो लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ऑफर किया जाता है बैंकिंग सर्विस उसे हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा डिलीवरी मॉडल है रिटेल बैंकिंग का? फिजिकल चैनल, रिमोट चैनल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग का जो डिलीवरी मोड है वो होता है हमारा बोथ ऑफ द अबव। फिजिकल चैनल भी है, रिमोट चैनल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है। सर्विस ऑफर थ्रू ब्रांचेज इंक्लूडेड इन रिमोट चैनल ऑफ डिलीवरी। सर्विस ऑफर थ्रू ATM, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग आर इंक्लूडेड इन फिजिकल चैनल। सर्विस ऑफर थ्रू ब्रांचेज इंक्लूडेड इन फिजिकल चैनल ऑफ डिलीवरी। सर्विस ऑफर थ्रू ATM, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग आर इंक्लूडेड इन रिमोट चैनल। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों? A and B, A and C, B and D, C and D। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है जो कर रहा है कि सर्विस जो ब्रांचेस के थ्रू ऑफर किया जाता है वो फिजिकल चैनल है, बिल्कुल सही है। और जो सर्विस ATM, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ऑफर किया जाता है वो रिमोट चैनल है। तो सी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है रिटेल बैंकिंग का? हाई कॉस्ट ऑफ सर्विस, फिर हाई डिलिक्वेंसीज इन अनसेक्योर्ड रिटेल लोन, फिर है दोस्तों मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग रिक्वायर मोर एफर्ट्स, और लास्ट है दोस्तों हाई पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग। कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब कौन सा एडवांटेज है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा रिटेल बैंकिंग है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल हायर होता है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इसी प्रकार से देख सकते हैं कि कुल मिलाकर इससे 50 MCQs बनाए गए हैं, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से सारा चीज़ कवर है और उसको आपको PDF के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो यदि आपको इस तरह की PDF की रिक्वायरमेंट है
अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे आप यही पढ़ के जाएंगे तो तरह तरह के MCQ सब कवर हैं। हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। डिटेल जानकारी के लिए इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर दोस्तों कल मैं आपके सामने सेम ये MCQ सेशन का सीरीज़ नंबर 2 लाऊंगा, जिसमें हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करेंगे सभी 4 सब्जेक्ट के, PPB, AFM, RBWM और दोस्तों हमारा IAFS। आपकी कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं डेली MCQ क्विज कंडक्ट करवाता हूँ। धन्यवाद।